कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चल रहा था जिसमें वीबीटी स्टार्ट थी और वीबीटी में 3 एग्जाम्पल कर लिए थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वीबीटी का नेक्स्ट एग्जाम्पल समन्वय संख्या 4 का है CO F6 -3। नेक्स्ट एग्जाम्पल है CO F6 -3। तो सबसे पहले लिखते हैं समन्वय संख्या। समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर इसमें दिखाई दे रही है कितनी है 6। लिगेंड है 6, एक दंतु का है तो 6 × 1 बराबर कितना हो गया 6। दूसरी बात लिखते हैं अपने लिगेंड के बारे में कि लिगेंड कैसा है। तो लिगेंड बराबर कैसा है लिगेंड यहाँ पर F है फ्लोरो, और फ्लोरो क्या होता है एक प्रबल या दुर्बल। फ्लोरो है दुर्बल लिगेंड। कैसा लिगेंड है दुर्बल, और है कौन सा F नेगेटिव। इसके बाद निकालते हैं इसकी ऑक्सीकरण अवस्था। तो OS बराबर कोबाल्ट को माना गया X प्लस -1 फ्लोरीन पर आवेश है, संख्या है 6 इक्वल टू होल ब्रैकेट पर आवेश दिया गया है -3। तो ऑक्सीकरण अवस्था बराबर कितनी आ गई यहाँ से X -6 इक्वल टू -3, देन X इक्वल टू कितना आ गया +3। तो यहाँ पर लिखेंगे इसमें कोबाल्ट धातु परमाणु CO +3 है। तो CO जो है +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है। CO +3 ऑक्सीकरण अवस्था में पाया जाता है। इसके बाद लिखते हैं इसका परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये परमाणु कौन सा है कोबाल्ट है, और कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना होता है कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक होता है 27। तो 27 के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और लास्ट में आएगा 3d7। लेकिन ये यहाँ पर CO जो है +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है, इसलिए लिखेंगे CO +3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। +3 का मतलब ये जो मूल इसका उदासीन अवस्था में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, तो 2 तो निकलेंगे 4s में से और 1 निकलेगा 3d में से। तो पीछे बचेगा 4s तो हो जाएगा 0 और 3d में हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 और 4s हो गया 0। अब 4s 0 है, आगे 4p जो है वो भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 0, 4d में भी कितने हैं 0, यहाँ भी 4p में कितने हैं 0 और 4d में कितने हैं 0 इलेक्ट्रॉन। अब संकरण की बात करें तो संकरण या तो हो सकता है समन्वय संख्या 6 के लिए हो सकता है, बात है मैं ये नहीं कह रहा कि होगा। 2 प्रकार के हो सकते हैं बताए गए हैं, या तो sp3d2 संकरण होता है या होता है d2sp3 संकरण। अब इनमें से d अंदर की भाग यदि लेगी तो d2sp3 हो जाएगा, बाहर की लेगी तो sp3d2 संकरण हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे कि कौन सी लेगी। यहाँ पर लिगेंड जो है कैसा है दुर्बल है। अब इलेक्ट्रॉन भरने का प्रयास करेंगे, भरेंगे इलेक्ट्रॉन तो किस में भरेंगे सबसे पहले कोबाल्ट धातु के अंदर CO, इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो सबसे पहले है आपके पास 3d, ये रहा आपके पास 3d। तो कोबाल्ट जो है जब तक आयनिक नहीं है उसमें कोबाल्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7। 3d अवस्था में कितने यहाँ पर 7 है कोबाल्ट के अंदर, तो 3d7 लिखेंगे यहाँ पर और इलेक्ट्रॉन भर देंगे कितने 7। 1 2 3 4 5 6 और 1 ये 7। अब इसके बाद 4s भी भरना है, तो 4s में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, ये रहा 4s 2 1 2 भर दिए।
4p 0 है और 4d भी क्या है आपके पास 0। 4p बना लेते हैं। 4p में कक्षक कितनी होती है 3, p के अंदर 3 है तो 4p कितना है 0। d में हमेशा चाहे 4d हो 3d हो 5d 4d 6d कोई भी हो, d में कक्षक कितनी होगी 5, 1 2 3 4 5 और 4d जो है इसमें भी कितने होगी इलेक्ट्रॉन 0। ये भरे गए हैं इलेक्ट्रॉन इसमें। अब भरेंगे CO पॉजिटिव 3 में, जिसमें एक तो 3d भरा जाएगा, एक 4s, एक 3p और एक 4p और एक 4d। तो यहाँ पर CO पॉजिटिव 3 में इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 3d के अंदर भरेंगे। पहले तो 3d में कक्षक कितनी है 5, कक्षक तो सेम ही रहेगी, लेकिन CO पॉजिटिव 3 में 3d में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 है यहाँ पर, तो 6 भरेंगे। 3d 6 लिखेंगे, 3d 6, 1 2 3 4 5 और ये उल्टा एक छठा इलेक्ट्रॉन। अब 4s पे भरने हैं, लेकिन 4s है क्या खाली हो गई आपके पास, 4s 0 है, 4p पहले से ही 0 है, 4p पहले से ही 0 है और 4d भी पहले से ही क्या है 0, 1 2 3 4 5 और 4d भी कितना है 0। अब इलेक्ट्रॉन भरोगे COF6 नेगेटिव 3, जब लिगेंड संपर्क में आते हैं तब COF6 नेगेटिव 3 के अंदर इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे। सबसे पहले अंतर क्या होगा कि लिगेंड संपर्क में आया तो प्रबल है तो युग्मन करवा देगा, अन्यथा नहीं करवाएगा। अब ये फ्लोरो लिगेंड जो है कौन सा है दुर्बल लिगेंड है। अब दुर्बल लिगेंड इन इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करवा पाएगा, तो एज इट इज जैसा लिखा हुआ है पहला वैसे ही रहेगा, यही रहेगा। 3d में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6। अब अंदर बाहर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, जहां पहले थे वहीं रहेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही तो है इसमें। आगे S है, जो S आपके पास क्या है खाली, तो 4s 0। 4p जो है वो भी आपके पास क्या है पूर्णतया खाली, तो 4p 0। 4d जो है वो भी क्या है खाली। तो संकरण जो है वो हमेशा किससे मिलकर बनता है खाली कक्षकों से मिलकर बनता है। तो संकरण डिफाइन करना है यहाँ पर, तो खाली कक्षक देख लो 4d 0 खाली कक्षक, यहाँ तक d तक 3d में तो कोई खाली कक्षक है नहीं। यहाँ से देखेंगे 4s से, तो समन्वय संख्या जितनी है उतनी खाली कक्षकों का संकरण बनेगा। समन्वय संख्या है 6 के अनुसार 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ तक ये जो कक्षके हैं ये संकरण में भाग लेगी। यहाँ तक 2 इस 4d की, 3 4p की और 1 s की। तो संकरण लिखेंगे सबसे पहले s है, फिर p है और p की कक्षक कितनी है 3 है तो sp3, d की कितनी है 2 तो sp3 d2। यहाँ पर क्या हो गया इसका संकरण, तो इसमें से संकरण होगा sp3 d2 और ये d2 sp3 नहीं होगा, तो यहाँ पर संकरण आ गया अपने आप कौन सा sp3 d2। तो आंसर्स में लिखा जाएगा संकरण बराबर कौन सा है sp3 d2। संकरण sp3 d2 है, ज्यामिति कौन सी होगी ज्यामिति बराबर। अब संकरण समन्वय संख्या 6 जब होती है तो ज्यामिति हमेशा कौन सी होती है। इसके बाद है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 है, ये तो 2 है एक साथ, तो 2 गिने नहीं जाएंगे, 4 गिने जाएंगे, 1 2 3 4, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है। चुंबकीय आघूर्ण म्यू का मान आएगा 4 पॉइंट कुछ, और कितने में आएगा बोर मैग्नेटोन के अंदर आएगा। फिर आएगा चुंबकीय आघूर्ण हो गया, प्रकृति बताएंगे तो प्रकृति इसकी कौन सी आएगी यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। यह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो प्रकृति हमेशा कौन सी होती है अनुचुंबकीय। कौन सी बताते हैं अनुचुंबकीय प्रकृति होगी अनुचुंबकीय। दूसरी रंगीय प्रकृति के बारे के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो रंगीन होगा। बाहर की डी कक्षक भाग ले रही है तो कौन सा होगा बाह्य चक्रण संकुल या आंतरिक चक्रण संकुल। बाहर की भाग ले रही है तो
हो जाएगा बाह्य चक्रण, बाह्य चक्रण संकुल। ये हो गया आपका आंसर्स जो इसमें पूछे जाते हैं अधिकतर। अब इसके बाद रहेगी इसकी ज्यामिति लिखने वाली, बनानी है। ज्यामिति है अष्टफलकीय, और अष्टफलकीय बनाते कैसे हैं? सबसे पहले निर्माण करेंगे एक वर्ग का। ये बना लिया आपने एक वर्ग, सबसे पहले बनाएंगे एक वर्ग, ये बना लिया। सेंटर में होती है धातु, ये कोबाल्ट है, 1 2 3 4, ये आबंध बना लिए। एक ऊपर पिरामिड है, एक नीचे पिरामिड है, प्रत्येक पर लिगैंड कौन सा है? फ्लोरो दिया गया है F, तो प्रत्येक पर लगा दिया F। 6 बंध बनेंगे अष्टफलकीय के अंदर, तो प्रत्येक पर लगा दिया गया है F लगाने के बाद इस पूरे होल यौगिक जो है इसके ऊपर आवेश कितना आया गया है? -3। ये होगी ज्यामिति कैसी? अष्टफलकीय। कैसी ज्यामिति है? अष्टफलकीय। ये हुआ एग्जाम्पल नंबर 4 जो बुक में दिया गया था। तो इसमें आंसर्स यही पूछे जाते हैं कि वीबीटी के अनुसार COF6-3 यौगिक दे दिया और उसमें पूछ लिया कि संकरण बताइए। तो संकरण आपको यहां तक ज्ञात करना पड़ेगा, कौन सा आ रहा है? sp3। संकरण न पूछकर ज्यामिति पूछे तो ज्यामिति अष्टफलकीय बताएंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पूछे तो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से चुंबकीय आघूर्ण पूछे तो 4 पॉइंट कुछ आएगा। सूत्र आपको पता है चुंबकीय आघूर्ण निकालने का, √n+2, जिसमें n जो है यहाँ पर क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। प्रकृति, चुंबकीय प्रकृति पूछे तो क्या बताएंगे? अनुचुंबकीय। रंगीय प्रकृति पूछे तो रंगीन बताएंगे। चक्रण पूछे तो बाह्य चक्रण संकुल या उच्च चक्रण संकुल बनेगा। ज्यामिति बनाने का कहे तो ये ज्यामिति बनानी पड़ेगी। ये हुआ एग्जाम्पल नंबर 4। अब इसका IUPAC नाम क्या हो सकता है? यहां से लिखेंगे सबसे पहले लिगैंड कितने हैं? 6, तो लिखेंगे हेक्सा फ्लोरो। लिगैंड कौन है? फ्लोरो ही तो है, और है कितने? 6, तो हेक्सा फ्लोरो। अब ये कोबाल्ट धातु कौन से भाग में? ऋणायनिक में, तो नाम लिखेंगे हेक्सा फ्लोरो के बाद कोबाल्टेट। क्या आएगा? कोबाल्टेट। अब इसके बाद धातु के नाम के बाद हमेशा क्या लिखते हैं? ऑक्सीकरण अवस्था, और ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आई है? +3। तो रोमन संख्या में ऑक्सीकरण अवस्था लगा देंगे 3। अब इसके ऊपर आयन लगाया गया है, यानी आवेश है, तो नाम के पीछे क्या लगाते हैं? आयन। ये इसका हो गया IUPAC नाम। तो ये हुई आपकी VBT पूरी हो चुकी है। अब उपसहसंयोजक यौगिकों में आबंधन को समझाने के लिए 2 प्रकार की अवधारणाएं दी गई थी। 2 बताई थी, एक बताई थी VBT और दूसरा नाम आता है CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसे कह सकते हैं हिंदी में नाम है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन सिद्धांत। नाम क्या है हिंदी में? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन सिद्धांत। तो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन सिद्धांत जो है वो है क्या? देख लीजिए पहले। आगे 2 नंबर है थ्योरी जो दी गई है, दूसरी वो है CFT। इसका पूरा नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, या हिंदी में बोलो तो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन सिद्धांत, या इंग्लिश में पूरा नाम लिखो तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। अब इसके अंदर है कि क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन सिद्धांत है क्या। अब सबसे पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा कि विपाटन होगा किसमें, तो ये बात हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि डी उपकोष की जो कक्षक होगी, 5 कक्षक बताई गई है डी की। एक तो है DXY, एक बताई गई है DYZ, एक होती है DZX, एक है DX²Y², और एक होती है DZ²। वास्तव में होता क्या है, जब डी कक्षक धातु अकेली है तब इन 5 डी कक्षक की ऊर्जा क्या होती है? समान। तो जिन कक्षकों की एक नाम आता है समभ्रंश कक्षक, क्या नाम आता है?
समभ्रंश कक्षक। तो जब तक धातु अकेली है तो इन 500 डी कक्षकों की ऊर्जा जो है क्या रहती है, समान रहती है। और जिन कक्षकों की ऊर्जा एक समान होती है उन कक्षकों को क्या कहा जाता है, समभ्रंश कक्षक। जैसे ही धातु के संपर्क में कोई लिगैंड आता है तो लिगैंड के क्रिस्टल क्षेत्र के कारण, लिगैंड के क्रिस्टल क्षेत्र के कारण क्या होता है, स्प्लिटिंग होती है। यानी कि जैसे ही धातु के संपर्क में कोई लिगैंड आता है, लिगैंड के पास एक क्रिस्टल क्षेत्र होता है जिसके कारण धातु की ये जो 500 डी कक्षक होती है इनमें ऊर्जा परिवर्तन होता है। और ये 500 डी कक्षक दो प्रकार की कक्षकों में विभाजित हो जाती है, जिनमें एक बन जाता है T2G और एक का नाम बन जाता है EG। तो दो प्रकार में विभाजित होगी, ऊर्जा अंतर आ जाएगा इनके अंदर, यानी कि T2G में ऊर्जा अलग है और EG की ऊर्जा क्या है, अलग। T2G में 3 कक्षक भाग लेगी, एक DXY, एक YZ और DZX। ये तीनों कक्षक कौन से भाग में आ जाएगी, T2G में। और दो कक्षक है DXY Y स्क्वायर, DX स्क्वायर Y स्क्वायर और DZ स्क्वायर, ये किस में आ जाएगी, EG में। तो स्प्लिटिंग या विपाटन क्या बताया है कि जैसे ही कोई लिगैंड धातु के संपर्क में आते हैं, ये धातु की कक्षकें हैं आपके पास, जब तक अकेली धातु है तब तक इन 500 की ऊर्जा समान है, और समान है तो समभ्रंश कक्षक है। लेकिन जैसे ही इनके समीप कोई लिगैंड आता है वैसे ही इन डी कक्षकों की ऊर्जा में क्या हो जाता है, परिवर्तन, और यह डी कक्षक दो भागों में विभाजित हो जाती है। इन डी कक्षकों के दो भागों में विभाजन होने को ही हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं। क्या पढ़ रहे थे, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। तो ये हो गया आपका क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कि जैसे ही धातु के संपर्क में लिगैंड आएगी, लिगैंड के क्रिस्टल क्षेत्र के कारण धातु की 500 डी कक्षक जो है यह दो भागों में विभाजित हो जाती है, इसे ही क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं। ये हो गया आपका क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। अब बात आती है कि क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन जो है इसमें डी कक्षक दे रखी है 5, इनकी आकृति ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि आगे वह भी करेंगे कि अष्टफलकीय संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन और चतुष्फलकीय संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, तो उसके अंदर इन कक्षकों की आकृति निर्भर करेगी। तो पहली है DXY। यदि DXY बनानी है, ये पहले से आप सभी को पता है कि डी कक्षक की आकृति द्विडंबलाकार होती है, और जिनमें DXY जो है वह हमेशा अक्षों के मध्य व्यवस्थित रहते हैं। ये हो गया अक्षों के मध्य, द्विडंबलाकार इनकी आकृति होती है डी कक्षक की। तो एक ये रहा और दूसरा ये रहा। XY है तो एक को मान लो X और दूसरे को मान लिया Y। अब बनाना है दूसरा DYZ। तो D दूसरा है DYZ। तो DYZ बनाने के लिए एक X को मान लेंगे क्या, Z, और एक को Y। तो इसको Y मान लिया, इसको Z। कक्षक इनमें भी कहाँ व्यवस्थित होंगे, अक्षों के मध्य व्यवस्थित होंगे। ये होगी। तो नाम इसका DYZ। अक्षों के मध्य बनाने हैं सिर्फ, YZ है तो एक अक्ष इसको Y, एक को क्या मान लो Z। तीसरी है DZX। तो एक को X मान लेंगे और एक को क्या मान लेंगे Z। इसमें भी कक्षक जो है कहाँ व्यवस्थित रहेंगे, अक्षों के मध्य 45 डिग्री के कोण पर। तो इसमें भी ये बनाएंगे सेम। ये कौन सी मानेंगे, X, और एक कौन सी माननी है, Z। तो ये तीन कक्षक जो है DXY, YZ और ZX, इन तीनों को एक साथ एक नाम दिया जाता है T2G। याद कैसे रहेंगे कि तीन जो है उन्हें T2G कहेंगे।
तो ये 3 है, तो यहां पर भी गिनो, एक T है, एक 2 है और एक G, तो 3 एक साथ रहेंगे तो नाम हो गया T2G। अब T2G है, इसके आगे ये भी बात लिखेंगे कि इनमें यानी T2G में इसमें कक्षक कहाँ व्यवस्थित रहते हैं? इसमें कक्षक अक्षों के मध्य ब्रैकेट में लिखेंगे 45 डिग्री कोण पर, अक्षों के मध्य व्यवस्थित रहते हैं। तो यहां से स्पष्ट दिखाई दे रहा है अक्ष यानी एक्सिस जो है एक वाई जेड या एक्स वाई या एक्स जेड, इनके मध्य व्यवस्थित है बिल्कुल, ये भी सारे कहाँ व्यवस्थित है? बिल्कुल बीचों बीच, यानी 90 डिग्री के कोण में बीच में, और बीच का हिस्सा कितना आता है? 45 डिग्री का। तो ये तो हुए 3 कक्षक जिनका नाम लेंगे आप विपाटन के बाद T2G। अब आगे चौथी कक्षक और 5वीं कक्षक की बात जो करते हैं वो होती है dx² y²। चौथी कक्षक है dx² y²। तो यहां तक तो ये कितने डिग्री पर थे? 45 डिग्री या अक्षों के मध्य है, लेकिन dx² y² एंड dz² जो है वो हमेशा अक्षों के ऊपर व्यवस्थित रहते। ये यहां पर ऊपर बनाएंगे इन्हें ऐसे, अक्षों के ऊपर व्यवस्थित रहते हैं होगी। दूसरा यहां पर आ जाएगा एक, इसको क्या मान लेंगे? x और इसको क्या मान लेंगे? y, क्योंकि नाम है dx² y²। ये हुई आपकी कक्षक नंबर 4, जिसमें याद ये रखना है कि कक्षक जो है अक्षों के ऊपर व्यवस्थित है। कितना डिग्री कोण बनेगा? 0 डिग्री का, बिल्कुल ऊपर है। तो नंबर 5 कक्षक dz², तो इसको बनाएंगे ऐसे, एक तो ये रही, दूसरी यहां पर दिखाएंगे ऐसे, जो इसी के जस्ट ऊपर होगी लेकिन हम दिखा रहे हैं। तो इसको z मानेंगे और दूसरी किसी को कुछ भी ना मानो, क्योंकि सिर्फ कौन सी एक्सिस ले रखी है आपने? z। तो ये है dz², ये है dx² y²। यहाँ भी अक्ष के ऊपर है, ये भी अक्ष के ऊपर है। तो इन दो जो एक साथ है इनका नाम है EG। क्या नाम बताया गया है? EG। 3 एक साथ है, इनका नाम है T2G। 2 एक साथ है, इनका नाम है EG। अब EG के आगे लिखेंगे क्या कि इसमें कक्षक कितने डिग्री के कोण पर व्यवस्थित रहते हैं? कोण न लिखो तो डायरेक्टली लिख देंगे, इसमें कक्षक हमेशा अक्ष के ऊपर व्यवस्थित रहते हैं। कहाँ रहते हैं? ऊपर व्यवस्थित रहते हैं। हो गया। तो ये 5 प्रकार की कक्षक है, इनमें याद हमेशा यही रखना है कि T2G यानी कि dxy, yz और zx जो है इनमें कक्षक जो है व्यवस्थित कहाँ रहते हैं? अक्षों के मध्य। EG इनमें कक्षक जो है व्यवस्थित कहाँ रहते हैं? अक्षों के ऊपर। तो इनमें सिर्फ ये 2 बातें याद रखनी है और ये आकृति जो बनाई गई है ये याद रखनी है। इसके बाद आता है D कक्षक जो है, इसमें विपाटन किस किस में देखेंगे हम? तो D कक्षक जो है इसमें विपाटन हम देखेंगे 2 में, एक तो अष्टफलकीय संकुल में विपाटन और एक देखा जाएगा चतुष्फलकीय संकुल में विपाटन। तो इससे पहले विपाटन की कुछ मुख्य बातें हैं जो सुन लीजिए। विपाटन के अंदर सबसे पहले कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत जो है यह दिया किसने? तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत दिया था बेथे नामक वैज्ञानिक ने। किसने दिया था? बेथे ने। सर्वप्रथम यह सिद्धांत किसने दिया? बेथे नामक वैज्ञानिक ने। इसके अनुसार उपसहसंयोजक यौगिक जो हैं इनके अंदर बंध कौन सा होता है? आयनिक बंध। कौन सा बंध बताया था इसने?
आयनिक बंध, या आयनिक बंध का दूसरा नाम क्या लिख दोगे, स्थिर वैद्युतिकीय आकर्षण बंध। फिर है कि इसमें धातु को क्या माना जाता है और लिगेंड को क्या माना जाता है। तो धातु जो है वह तो इसमें धनायन की तरह व्यवहार करती है, जबकि लिगेंड जो है इसमें ऋणायन की तरह व्यवहार करता है। धातु धनायन की तरह जबकि लिगेंड ऋणायन की तरह। पीछे वीबीटी आई थी, वीबीटी में धातु ग्राही के रूप में जबकि लिगेंड दाता परमाणु के रूप में, जबकि ये धातु जो है इसमें सीएफटी के अंदर धातु धनायन व लिगेंड ऋणायन के रूप में व्यवहार करते हैं। ये हो गया व्यवहार की बात। अब आगे बता दिया कि विपाटन कहते किसे हैं। जब तक धातु अकेली होती है तब तक उसके 500 डी कक्षकों की ऊर्जा जो है क्या रहती है, समान। लेकिन जैसे ही कोई लिगेंड उनके संपर्क में आता है तो इनकी ऊर्जाओं में क्या आ जाती है, अंतर आ जाता है, और यह 500 डी कक्षक जो है दो भागों में विपाटित या विभाजित हो जाती है। एक का नाम T2G और एक का नाम EG। T2G और EG दो भागों में विभाजन होना ही क्या कहलाता है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। यहां पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन किस कारण होता है, तो उत्तर उसका होता है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन जो है, क्या क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन लिगेंड के क्रिस्टल क्षेत्र के कारण होता है। कौन से क्षेत्र के कारण, क्रिस्टल क्षेत्र के कारण होता है। अब लिगेंड जो है इसके पास एक क्रिस्टलीय क्षेत्र पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर क्या संभव हो पाता है, विपाटन संभव हो पाता है। ये थी इसकी मुख्य बातें। इसके बाद है कि हमें देखना है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत किस किस के अंदर। एक पढ़ेंगे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत अष्टफलकीय संकुल में, और एक पढ़ेंगे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत जो है चतुष्फलकीय में। तो सबसे पहले है अष्टफलकीय संकुल में। पहले किसके अंदर है, अष्टफलकीय संकुल में विपाटन। तो इसमें एक लाइन याद रखनी है पहले कि अष्टफलकीय संकुल में, या यहां लिखेंगे इसमें लिगेंड जो है गति कहां से करते हैं, तो इसमें अष्टफलकीय संकुल में लिगेंड अक्षों से होते हुए गति करते हैं। तो लिखेंगे इसमें लिगेंड धातु की ओर, इसमें लिगेंड धातु की ओर अक्षों से होते हुए गति करते हैं, अक्षों से होते हुए गति करते हैं। अब यहां से सारी बातें क्लियर होगी कि अक्षों से गति कर रहे हैं तो किसकी ऊर्जा, T2G की ऊर्जा अधिक होगी या EG की ऊर्जा अधिक होगी। अब हमें पता है कि कक्षक जो है दो भागों में विभाजित होगी, एक तो T2G और एक EG। दो भागों में जो विभाजित है, अब इनकी में किसकी ऊर्जा अधिक होगी और किसकी ऊर्जा कम होगी, वो निर्भर करेगा कि जिस पर प्रतिकर्षण अधिक लगेगा उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, ज्यादा। जिस पर प्रतिकर्षण कम लगेगा उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम। तो आपको पता है इसमें लिखा है लिगेंड जो है धातु परमाणु की ओर गति कहां से करते हैं, अक्षों की ओर, अक्षों से होते हुए गति करते हैं। और T2G और EG इन दो कक्षकों में से, यानी इन दो प्रकार के कक्षकों में से EG कक्षक जो है वो कहां व्यवस्थित होते हैं, EG जो है वो होते हैं अक्षों पर। कहां व्यवस्थित होते हैं, अक्षों पर। जबकि T2G व्यवस्थित कहां होते हैं, अक्षों के मध्य। तो यहां से एक क्लियर हो गया, अक्षों के ये तो है मध्य, जबकि EG है अक्षों पर। तो जो अक्षों पर है और धातु की तरफ लिगेंड भी कहां से आ रहे हैं, अक्षों से। तो अक्षों पर कौन व्यवस्थित है, EG, और EG के ऊपर से कौन आएंगे, लिगेंड। यानी कि EG पर प्रतिकर्षण ज्यादा लगेगा क्योंकि पहले से वही लिगेंड ये EG कक्षक उपस्थित है और वहीं से जाने का प्रयास करेगा कौन, लिगेंड। तो दोनों आपस में टकराएंगे, यानी कि दोनों में आपस में क्या होगा, घर्षण। तो EG और
T2 Eg और लिगेंड में आपस में प्रतिकर्षण उत्पन्न होगा, जिसके कारण Eg की ऊर्जा क्या हो जाएगी, ज्यादा, अर्थात Eg जो है ऊपर चला जाएगा और T2G है वो कहां चला आएगा, नीचे। तो विपाटन आरेख जो बनाएंगे उसमें यही देखना है कि ऊपर कौन है और नीचे कौन है, यानी कि एक ऊर्जा अंतर दिया गया होगा, यहां पर ये साइड के अंदर होगा ऊर्जा, तो ऊपर की तरफ जाने पर ऊर्जा बढ़ रही है। तो यहां पर स्पष्ट है कि अष्टफलकीय के अंदर लिगेंड धातु की तरफ अक्षों से आएंगे और अक्षों पर पहले से Eg कक्षक है। Eg कक्षक और लिगेंडों के मध्य आपस में प्रतिकर्षण के कारण Eg कक्षक की ऊर्जा अधिक हो जाती है, जबकि T2G कक्षक की ऊर्जा क्या रह जाती है, कम। अब Eg की ऊपर है और T2G क्या है, नीचे, यानी Eg की ऊर्जा ज्यादा है, T2G की ऊर्जा क्या है, कम। ये इतना ही याद रखना है, किसमें, अष्टफलकीय संकुल में। अब याद रखेंगे तो ये बनाएंगे कैसे, हमें बनाना है अष्टफलकीय संकुल में विपाटन का आरेख। अष्टफलकीय संकुल में विपाटन का आरेख बनाने से पहले सबसे पहले हमारे पास है धातु, अकेली धातु है, कक्षक कितने हैं, 5। जैसे ही धातु के संपर्क में लिगेंड आते हैं, धातु की ऊर्जा जो है क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, बढ़ गई ऊर्जा, यानी कि इस साइड क्या है, ऊर्जा है आपके, ऊर्जा बढ़ गई तो थोड़ा ऊपर की तरफ बनाएंगे, कितने कक्षक है, 5। अब इसे लिख देंगे T2G प्लस Eg, दोनों कक्षक एक साथ है अभी तक, लेकिन अब लिखेंगे यहां पर लिगेंडों की उपस्थिति में, क्या लिखेंगे यहां पर, लिगेंडों की उपस्थिति में, लिगेंडों की उपस्थिति में। अब ये क्या होगा कि धातु जो है लिगेंड जैसे ही आए विपाटन दर्शाएगी। अब एक तो लाइन बिल्कुल सीध में, एक ऊपर की तरफ, एक कहाँ, नीचे की तरफ। अब पहले देख कर आए कि Eg की ऊर्जा ज्यादा होगी या T2G की, तो ये याद है हमें कि अष्टफलकीय के अंदर विपाटन में Eg पर प्रतिकर्षण अधिक लगता है, जिसके कारण Eg की ऊर्जा क्या हो जाती है, अधिक। और Eg में कक्षक कितने हैं, कुल 2, dx² y² और dz², और T2G में कक्षक कितने हैं, कुल 3, dxy yz और dzx। तो ये बना लिए 3 कक्षक T2G और ये बना लिए Eg 2 कक्षक। इन दोनों के मध्य का ऊर्जा अंतर जो है जिसे लिखेंगे डेल। डेल का मतलब होता है विपाटन ऊर्जा, डेल को लिखते हैं विपाटन। और यदि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं अष्टफलकीय में, तो अष्टफलकीय को इंग्लिश में लिखते हैं ओक्टाहेड्रल। तो डेल के साथ शब्द लगाएंगे O, यानी कि विपाटन ऊर्जा किसकी है, अष्टफलकीय हेतु। तो डेल O Eg एवं T2G कक्षकों के मध्य के ऊर्जा अंतर को क्या कहते हैं अपने, विपाटन ऊर्जा। यहां से स्पष्ट हो गया कि विपाटन ऊर्जा का परिभाषा क्या है, Eg एवं T2G कक्षकों में ऊर्जा अंतर को क्या कहते हैं, विपाटन ऊर्जा। अब ये जो लेवल पॉइंट या लेवल एक्सिस जो है, इसके ऊपर वाले भाग में प्लस लगाते हैं, नीचे वाले भाग में माइनस। जहां 2 कक्षक है उसके साथ हमेशा 6 आता है और 3 कक्षक के साथ हमेशा क्या आता है, 4। और डेल O या इसे लिख देंगे 10dq, क्या लिखेंगे इसे, 10dq। ये हुआ आपका अष्टफलकीय संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन का आरेख। किसका है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन आरेख किसके अंदर, अष्टफलकीय संकुल में। उसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे।